अरे यार, तेरा तो अच्छा घर है, एकदम ट्रेन की पटरी के किनारे। कम से कम तुझे सुबह किसी को उठाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों यार, तू ऐसा क्यों बोल रही है मेरे घर के बारे में? अरे और नहीं तो क्या, ट्रेन तो आती जाती रहती होगी ना, उसकी आवाज से उठ जाती होगी। इस बार एग्जाम्स में टॉप तो तू ही करेगी। अरे मैं पटरी के किनारे रहती हूँ, इसमें मेरे टॉप करने का क्या कनेक्शन? तू भी ना डिम्पल कुछ भी बोलती है। अरे कनेक्शन है पायल, कनेक्शन है। देख, तू पटरी के पास रहती है तो तू टाइम से उठ जाती है, और तेरे पास पढ़ने का टाइम भी होता है, तो तू ज्यादा पढ़ेगी तो टॉप तो तू ही करेगी ना। बस कर डिम्पल, जब देखो तब मेरे घर का मजाक बनाती रहती है। तेरी ये आदत अच्छी नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं, बात ही ऐसी है, पटरी के किनारे घर है तेरा तो हंसी तो आएगी ना। तू जा यहाँ से, बात मत कर मुझसे। पायल नाराज होकर चली गई। डिम्पल भी अपने घर आ गई बेटा, जा जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ मम्मी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज ना पायल भी गुस्सा हो गई, नहीं तो फिर मैं कैंटीन में ही कुछ खा लेती। क्या हुआ, अब पायल क्यों गुस्सा हो गई? जरूर तूने फिर उसके घर की हंसी उड़ाई होगी। राम जाने ये लड़की कब सुधरेगी। अब मम्मी आप लेक्चर मत देने लग जाना। अरे थोड़ा हंसी मजाक कर लिया तो क्या हो गया, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। ले चल खाना खा ले चुपचाप। रेणु ने डिम्पल का खाना लगा दिया। डिम्पल खाना खाने लगी। फिर रेणु ने कहा, देख तुझे समझाना मेरे बस का तो है नहीं, मैं तो थक गई हूँ तुझे समझा समझा कर। अब तो तेरी शादी कर दूँ तो चैन की सांस लूं। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की, आराम से करूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, अब और नहीं, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अगर सब ठीक ठाक रहा तो चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी, और मैं 4 धाम की यात्रा पर चली जाऊंगी। अगले दिन डिम्पल के लिए रिश्ता लेकर मोहित और उसके परिवार वाले आए। डिम्पल और मोहित की रजामंदी से बात पक्की हो गई, और कुछ दिन बाद डिम्पल मोहित से शादी करके अपने ससुराल आ गई। डिम्पल की सास अनुराधा ने डिम्पल का अपने घर में स्वागत किया। आओ बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अपने दाहिने पैर से ये चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बेटा। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। जी मम्मी जी। डिम्पल ने चावल से भरे कलश को अपने पैरों से गिराकर गृह प्रवेश किया। फिर अनुराधा ने कहा, डिम्पल बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम अपने प्रेम और स्नेह से इस घर को स्वर्ग बना देना, और किसी का भी दिल कभी मत दुखाना। हाँ हाँ बहू, मोहित हमारा इकलौता बेटा है, इस नाते तुम हमारी इकलौती बहू हुई। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हें मायके की कभी याद नहीं आएगी। मगर तुम्हें भी इस घर में जितने भी लोग हैं उनका आदर सम्मान करना होगा। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बेटा, इससे मिलो, ये तुम्हारी ननद और मोहित की बड़ी बहन नीना। हमारे घर से थोड़ी ही दूर जो रेलवे ट्रैक है ना, बस उसी के किनारे इसका घर है। क्या मतलब, नीना दीदी पटरी के किनारे रहती है? फिर तो इनको बड़ा मजा आता होगा ना। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? और किस बात का मजा? पटरी के किनारे घर होने का? घर जैसा नॉर्मल घर है, और क्या। मुझे बस ऐसे ही हंसी आ गई। वैसे पटरी के पास घर कितना अच्छा होता होगा ना, हमेशा ट्रेन आती जाती रहती होगी। घर में रहते हुए ऐसी फीलिंग आती होगी जैसे हम ट्रेन में ही रह रहे हैं, और हवा भी कितनी मस्त चलती होगी ना। बस करो डिम्पल, कितना बोले जा रही हो। अरे नीना का घर पटरी के किनारे है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारा भी एक छोटा सा मकान पटरी के किनारे है जो कि बंद पड़ा है। डिम्पल, तुम्हें दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो बड़ी है, उन्हें बुरा लगेगा। सॉरी दीदी, पर वो क्या है ना, ऐसे घर के बारे में सुनकर मैं जरा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आगे से ध्यान रहे कोई ऐसी बात मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। डिम्पल और मोहित अपने कमरे में चले गए। शादी की थकान होने के कारण उन्हें गहरी नींद आ गई। अगले दिन सुबह डिम्पल तैयार होकर किचन में गई। डिम्पल बेटा, आज तुझे ही सबके लिए नाश्ता बनाना है। शादी के दूसरे दिन घर की नई बहू ही सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। जी मम्मी जी, क्या बनाना है बता दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस सबके लिए कचौड़ियाँ और गुलाब जामुन बना ले। फिर मम्मी जी, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मुझे तो बस पराठे, पोहा, पूड़िया यही बनाना आता है, और मीठे में ना मैं ब्राउनी बना सकती हूँ।
कोई बात नहीं डिम्पल, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हम दोनों मिलकर सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं। अरे दीदी, आपको यहाँ खाना बनाना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मतलब आपका घर तो पटरी के किनारे है ना। अब खाना बनाने में मेरे घर से क्या लेना देना? दीदी, पटरी के किनारे घर होने से आपको तो हर चीज हिलती हुई देखने की आदत होगी ना। मतलब कि जब ट्रेन आती होगी तो चीजें हल्की से हिल जाती होगी ना। कसम से बड़ा मजा आता होगा आपको तो दीदी। बस करो डिम्पल, जब से नीना का घर पटरी के किनारे है ये बात तुमने सुनी है, तुम्हें पता नहीं कितना मजा आ रहा है। जो चाहे बोली जा रही हो। अभी कल ही आई हो तुम यहाँ, कुछ तो शर्म करो। डिम्पल, तुम फिर शुरू हो गई। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें नीना दीदी से माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों मांगू माफी? क्या किया मैंने? अरे दीदी का घर है पटरी के किनारे, तो मैं बस जाने की कोशिश कर रही थी कि पटरी के पास कैसा लगता होगा। दीदी, आपको कैसा लगता है वहां? कमाल की जगह है ना। ये डिम्पल ने तो मेरे नाक में दम ही कर दिया है। हर बात पर एक ही बात, आपका घर पटरी के पास है, आपका घर पटरी के पास है, बड़ा मजा आता होगा। मैं जा रही हूँ अपने घर। नीना गुस्से में अपने घर चली गई और डिम्पल भी वहां से धीरे से खिसक ली। अनुराधा इन सबसे काफी परेशान थी। उसने डिम्पल की मम्मी रेणु को फोन मिलाया। राम राम बहन जी। राम राम समदन जी, सब खैरियत है ना? आपने इतनी सुबह फोन लगाया है। अब क्या बताऊं बहन जी, ये डिम्पल कल ही हमारे घर आई है। ऐसे तो सब ठीक है, पर जब से इससे सुना है कि मेरी बेटी नीना का घर पटरी के किनारे है, ये डिम्पल तो थोड़ी बावली हो गई है। डिम्पल ने कुछ कहा तो नहीं ना नीना बिटिया से? अरे नीना के पीछे ही पड़ गई आपकी बेटी। हर बात पर पटरी के किनारे घर में ये होता होगा, वो होता होगा, ये सब बोल बोल कर ना उसके कान खा गई। आखिर में बेचारी नीना दुखी होकर अपने घर चली गई है। ये डिम्पल ने अच्छा नहीं किया। हाँ समदन जी, पटरी के किनारे घर सुनकर ना उसे बड़ा ही मजा आता है, और वो मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल जाती है। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब वो आपके घर की बहू है, आप ही संभालिए। ठीक है बहन जी, मैं डिम्पल को सही रास्ते पे ले ही आऊंगी। मेरे पास एक तरकीब है। आपको जो सही लगे वो कीजिए, पर बस डिम्पल की सास नहीं, माँ बनकर कीजिएगा। उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब आपकी बेटी मेरी बेटी है। अच्छा, फोन रखती हूँ। राम राम। राम राम समदन जी। फोन कट गया। अब अनुराधा ने वरुण से कहा, मैं क्या सोच रही थी मोहित के पापा, क्यों ना हम लोग कुछ दिन अपने पुराने घर में चलकर रहे। पर यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में अचानक से क्यों आया? तुम तो खुद ही परेशान थी उस घर से, तभी तो हमने ये घर लिया था। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अभी डिम्पल को पटरी के किनारे ससुराल की जरूरत है, तभी वो समझ पाएगी। अरे पर अचानक वहां जाना क्या सही होगा? उस घर में पूरी धूल मिट्टी भर गई होगी। हाँ, तो मैं अपनी नौकरानी भेजकर साफ करवा लेती हूँ, फिर चलते हैं कुछ दिन वहां रहने। तुमने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। ठीक है, कल साफ सफाई करवा लो, फिर चलते हैं वहां पटरी के किनारे वाले घर में। अब अनुराधा खुश हो गई। अगले दिन उसने अपने पटरी के किनारे वाले घर की सफाई करवाई और कुछ दिनों बाद सब वहां शिफ्ट हो गए। लो बेटा डिम्पल, अब तो तुम्हारा ससुराल भी पटरी के किनारे ही है। तुम्हें बड़े मजे लेने थे ना पटरी के किनारे के घर के, तो अब सब आराम से रहो यहाँ। बेटा, यहाँ तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा कि कितना मजा आता है पटरी के किनारे रहने का। पर आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना यहाँ रहने में? नहीं नहीं बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पहले भी यहाँ रह चुके हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम्हें बड़ा पसंद था ना पटरी के किनारे रहना। नीना को कैसे तुमने पूछ पूछ कर परेशान किया था, याद है ना? तो बस अब तुम भी जरा इस घर के मजे ले लो। हाँ भाई, अपने घर आते हैं तभी अकल आती है, वरना तो समझाते रहो चिकने घड़े पर बूंद कहाँ ठहरती है। मोहित जी, ये आप क्या बोल गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझसे इतनी भारी भरकम भाषा में बात मत किया कीजिए। ठीक है, मुझे पता है तुम जरा अक्ल के मामले में कच्ची हो। मैं तुमसे तुम्हारी भाषा में ही बात कर लूंगा। एक्सपीरियंस करो और बताओ कैसा लगा पटरी वाला घर। हाँ, तो ऐसे डरा क्यों रहे हो आप लोग? ऐसा भी कुछ नहीं है इस घर में, मैं यहाँ आराम से रह लूंगी, आप देख लीजिएगा। तो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहो आराम से। चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है, जाकर सब अपने कमरे में आराम करो,
कल बाकी घर सेट कर लेंगे। जी मम्मी जी। अब डिम्पल और मोहित अपने कमरे में आकर सो गए। अनुराधा और वरुण भी अपने कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक गड़गड़ाहट की आवाज से डिम्पल की आंख खुल गई। उसने देखा उसका बेड कांप रहा है। भूकंप आ गया। मोहित जी उठिए ना, भूकंप आया है और आप सो रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये घर भूकंप से गिर जाएगा और मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगी। नहीं! डिम्पल की चीख सुनकर अनुराधा और वरुण भी आ गए थे और मोहित भी उठ चुका था। अरे क्या हुआ डिम्पल, तू इतनी जोर से चीखे क्यों? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? नहीं मम्मी जी, आपको महसूस नहीं हुआ क्या? अभी कितने जोर से भूकंप आया, पूरा घर हिल रहा था। मम्मी जी मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। अरे कुछ नहीं हुआ है बहू, शांत हो जाओ, शांत। इतनी रात को जोर जोर से चिल्ला कर क्या आसपास के लोगों को इकट्ठा करने का विचार है? नहीं पापा जी, मैंने देखा घर हिल रहा था, ये घर गिर जाएगा। पापा जी मैं मर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम पटरी के किनारे वाले घर में हो और यहाँ ये आम बात है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन के जाने से ऐसा ही लगता है। अभी ये घर तुम्हारे लिए नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब यही तो मजे है यहाँ रहने के, तुम्हें फील करना था ना। अब पूरी जिंदगी आराम से फील करो। चलो अब सो जाओ और बाकी सबको भी सोने दो, बड़ी नींद आ रही है मुझे तो। अनुराधा और वरुण अपने कमरे में चले गए। मोहित भी सो गया। डिम्पल जैसे ही आंखें बंद करती वैसे ही कोई ट्रेन पटरी पर से गुजर जाती और डिम्पल डर जाती। इसी आंख मिचौली में पूरी रात निकल गई। अगले दिन दोपहर में डिम्पल के फोन पर उसकी सहेली रूही का फोन आया। हेलो डिम्पल, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। अरे यार शादी क्या हुई, तू तो अपने दोस्तों को ही भूल गई। अरे नहीं नहीं, तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ। बस नया नया ससुराल है ना, तो अभी निकलना अच्छा नहीं लगता। बाद में मिलती हूँ मैं तुम सबको जल्दी ही। क्या कहा? कुछ समझ भी नहीं आया, तेरी आवाज कट रही है। अरे मैंने कहा बाद में मिलती हूँ किसी दिन तुम सबसे। अरे यार आवाज ठीक से नहीं आ रही है तेरी, शायद नेटवर्क इश्यू है। तो क्या कोई जंगल में रहती है? तेरे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता क्या? मजाक मत उड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी नेटवर्क इश्यू। अच्छा रुक, मैं छत पर जाती हूँ। क्यों मैडम, तू जब सबका मजाक बनाती थी तब कुछ नहीं, और मैंने जरा सा क्या कह दिया, लाल पीली हो रही है। अब डिम्पल छत पर जाकर बात करने लगी। अब आ रही है आवाज सही से? मैं ऊपर छत पर हूँ। अब बता, बाकी सारे फ्रेंड्स कैसे हैं? पायल कैसी है? बाकी सब तो ठीक है, पर पायल का सुनकर तो खुश हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या किया पायल ने? पायल की शादी हो गई है और उसके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। अपना डायमंड का बिजनेस है उनका, और घर देखेगी उनका और देखती रह जाएगी, ऐसा आलीशान घर है। अरे वाह, अच्छा है, अब उसे पटरी के किनारे नहीं रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा से क्या मतलब है तेरा? तुझे तो बड़ा मजा आता था ना उसका घर देखकर, जब देखो तब बेचारी का मजाक उड़ाती रहती थी। हाँ यार, ये तो सही बात है। चल एक दिन तेरे घर आते तुझसे मिलने। अभी दोनों सहेलियां बात कर रही थी कि डिम्पल के घर के पास वाली पटरी पर ट्रेन आई। उसकी आवाज से डिम्पल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या कहा तूने? मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलना, यहाँ बहुत शोर है। मैं कह रही हूँ हम सारे फ्रेंड्स मिलकर एक दिन तेरे घर आते हैं। हाँ हाँ जरूर, चल फोन रखती हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये ट्रेन की आवाज है, मतलब तेरा ससुराल पटरी के पास है क्या? हाँ मतलब कि हाँ, यहाँ भी हमारा एक घर है, हम आते जाते रहते हैं यहाँ। रहते नहीं है, बस आते जाते कभी कभी। चल झूठी, झूठ बोल रही है ना? भाई वाह, मजा आ गया। जो लड़की पटरी के किनारे घर होने का इतना मजाक उड़ाती थी, आज पटरी के किनारे उसका ससुराल है। ये तो गजब ही हो गया। रुक, मैं आऊंगी तेरे यहाँ और पायल को भी लेकर आऊंगी। चल बाय बाय। आज तो डिम्पल की बेइज्जती हो गई थी। उसे समझ में आ रहा था कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो रूही के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। अभी वो ये सब सोचते सोचते छत से आई थी कि अनुराधा ने आवाज लगाई। डिम्पल, और डिम्पल जरा सुन तो। जी मम्मी जी, कहिए, कोई काम था क्या? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ चली गई थी, सो गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो मेरी सहेली है ना रूही, उसका फोन आया था, छत पर उससे बात करने गई थी। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जरा पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे। देख कितनी धूल जमी हुई है, और सारी चीजों को अच्छे से पोंछना, यहाँ बड़ी धूल मिट्टी होती है। पर मम्मी जी, अभी
कल ही तो पूरे घर की डस्टिंग की थी मैंने, फिर आज पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब पटरी के किनारे रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। पटरी के किनारे के घरों में धूल मिट्टी बहुत हो जाती है, तो सफाई ही करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ दिन में ना 2-2 बार घर की डस्टिंग होनी चाहिए। 2 बार? वो भी पूरे घर की? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। और नहीं तो क्या। और फिर छत की सफाई भी बाकी है। कितना कचरा उड़कर आ जाता है ऊपर छत पर। अब जहां हमेशा रहना है तो वो जगह साफ तो रखनी पड़ेगी ना। तभी वहां से ट्रेन गुजरी, जिसकी आवाज सुनकर डिम्पल एकदम से चमक गई। हाय मम्मी जी, कितनी तेज आवाज थी, मैं तो डर गई। हर 10 मिनट में यहाँ ऐसी ही आवाजें आ रही है, और यहाँ फोन में तो नेटवर्क ही नहीं रहता। और तो और पूरा दिन बस सफाई करते रहो। तभी जोर से कांच के बर्तन के टूटने की आवाज आई। अनुराधा और डिम्पल भागकर रसोई में गई तो देखा कांच के ग्लास का पूरा सेट नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया है। अब ये क्या आफत है? ये कांच के ग्लास का सेट ऐसे गैस के पास रखे रखे कैसे जमीन पर गिर गया? मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ यहाँ कोई भूत प्रेत है, वरना ऐसे ही कांच के बर्तन कैसे गिर जाएंगे? अरे कोई भूत वूत नहीं है, यह सब ट्रेन की वजह से हुआ है। यहाँ इस घर के पास से ट्रेन गुजरती है ना, तो इस घर में वाइब्रेशन होता है और इसी वजह से कभी कभी चीजें गिर भी जाती है। ओह अच्छा, ये बात है। तब तो कांच के बर्तन निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा, अब तो इन बाकी के कांच के बर्तनों को अलमारी में रख दे ध्यान से। अब कांच के बर्तन नहीं निकलेंगे यहाँ, बस स्टील के बर्तन ही ठीक है यहाँ के लिए। चल अब सफाई में लग जा, फिर खाना भी तो बनाना है। तभी मोहित आ गया। हाँ डिम्पल, जल्दी से सफाई कर लो, फिर खाना बना दो यार, बहुत भूख लगी है। खाने के बाद हम पटरी के किनारे किनारे वॉक पर चलेंगे, जहाँ तुम बहुत सारी ट्रेन देख लेना। बस करिए, मुझे नहीं देखनी कोई ट्रेन। यहाँ मैं सारा दिन बस ट्रेन की आवाज सुनती हूँ और ट्रेन ही देखती रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि पटरी के किनारे ससुराल के कितने नुकसान है। मैं परेशान हो चुकी हूँ यहाँ, प्लीज मुझे अपने वो वाले घर में ले चलिए ना। यहाँ तो मैं चैन से सो भी नहीं सकती। जरा सी आग लगती है कि कोई ट्रेन पटरी पर से गुजर जाती है और मैं डर जाती हूँ। तुम्हें मिल गया ना सारा मजा पटरी के किनारे ससुराल का। अब तो किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करोगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाओगी। नहीं, मुझे समझ में आ गया है यहाँ रहना कितना मुश्किल है। अब मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। अब मैं सपने में भी पटरी के किनारे के घर का नाम नहीं लूंगी। मुझे प्लीज अपने उसी घर में ले चलो जहाँ मैं शादी करके आई थी। बस बेटा, हम तो यही चाहते थे कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो जल्दी से सामान पैक करो, हम अपने घर चलते हैं। सही कहा तुमने, बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जहां तुम सब खुश, वहां हम भी खुश। चलो घर। डिम्पल को सबक मिल चुका था और अब सब खुशी खुशी अपने पटरी के किनारे वाले घर को छोड़कर अपने घर को लौट चले। माँ जी, समय देख रही हैं आप? दोपहर के 3 बज रहे हैं। 12 बजे से मैं किचन में खड़े होकर रोटियां बना रही हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई रोटी बनाने की मशीन थोड़ी ना हूँ। अब तू क्या चाह रही है? घर में सब लोग पेट पर पट्टी बांध ले, रोटी भी ना खाएं? ये देख लो आजकल की बहुओं को, इनका बस चले तो ससुराल वालों का निवाला भी गिन ले। अरे पूरे दिन में और क्या काम रहता है तेरे पास? रोटी भी नहीं बनाकर खिला सकती खुशी खुशी? माँ जी, रोटी बनाने को सिर्फ रोटी मत कहिए। रोटी बनाना हमारे घर में कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 60 रोटी बना चुकी हूँ अभी तक, और अभी भी देवर जी एक और करके खाते ही चले जा रहे हैं। मैं साफ साफ बता रही हूँ माँ जी, कोई कुक रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी सब छोड़ छाड़ के। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे ससुराल में। बावर्ची बनाकर रख दिया है। पता कर लो पूरे मोहल्ले में है कोई ऐसी बहू जो दिन के 6 घंटे गैस के आगे खड़ी होकर सिर्फ रोटी ही बनाती हो। अगर बावर्ची घर में टिक जाते तो तुझे लेकर क्यों आते? तेरे नखरे इसीलिए तो सह रहे क्योंकि जितनी रोटी इस घर में लगती है उतनी कोई बावर्ची बना ही नहीं सकता। अरे बेटा, तू तो नाराज हो गई। देख, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ना नाराज नहीं होते। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू इतना बढ़िया खाना बनाती है कि परिवार में सब उंगलियां चाट चाट कर तेरे हाथ का खाना खाते हैं। अगर मेरे बेटे 20-20 रोटी खा रहे तो इसका मतलब कुछ तो कमाल है तेरे हाथों में। अरे माँ जी, बहुत हो गई आपकी मक्खनबाजी। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे सब पता है ये चिकनी चुपड़ी बातें आप क्यों कर रही हैं।
देखो साफ साफ सुन लो, अब मुझे मेरी मदद करने वाला कोई चाहिए, मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। बड़ी बहू के जाने के बाद सास अपने पति से कहती है, सुनते हैं जी, बड़ी बहू ना अभी अभी बहुत बिगड़ कर गई है। कहती है कोई मदद करने वाला नहीं ला कर दिया तो घर छोड़कर चली जाएगी। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, अब इस बुढ़ापे में मेरे बस का नहीं है 60 रोटियाँ बनाना। बहुत खिला लिया मैंने जीवन भर आप लोगों को पका पका कर। अभी तुरंत बड़ी बहू की परेशानी हल करो या फिर भूखे रहना। देखो भाग्यवान, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो जितना खाना हमारे घर में बनता है ना, कोई नौकर दूसरे दिन यहाँ दिखने वाला भी नहीं है। और आज तक क्या हमने नौकर रखने की कोशिश नहीं की है? जो एक दिन आता है वो दूसरे दिन लौट कर कभी वापस नहीं आता। अरे तो क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं, छोटे की शादी कर देते हैं। अरे भाई, एक से भले दो। अभी बहू अकेले बनाती है, फिर दोनों मिलकर बनाया करेंगे। और नौकरों की तरह बहू के घर छोड़कर भागने की भी कोई चिंता नहीं होती। ऊपर से सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। बताओ कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा है आपका, लेकिन छोटे को कौन समझाए? वो तो शादी के नाम से ऐसे भागता है जैसे भूत देख लिया हो। हाँ, तो अगर शादी नहीं करेगा ना तो अपने हिस्से की 20 रोटियां कल से खुद ही बनाएगा। बेचारी बड़ी बहू आखिर कब तक अकेले पिसती रहेगी रसोई में? उसकी बात भी तो गलत नहीं है। दोनों सास ससुर मिलकर सलाह मशवरा करते हैं और शाम के समय जब दोनों बेटे दुकान से वापस घर आते हैं तो ससुर उनको अपने पास बुलाते हैं। देखो भैरव, मैंने और तेरी माँ ने सोचा है कि अब समय आ गया है, तेरे भी हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बाबूजी, मैंने आपसे 10 बार कह दिया है, मुझे शादी करनी नहीं है। बेटा, तेरे कहने से घर नहीं चला करता। इतना बड़ा परिवार है हमारा और तूने तो बड़ी आसानी से ज़बान चला दी कि तुझे शादी नहीं करनी। लेकिन ये तो सोच, तू शादी नहीं करेगा तो ऐसे में तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेली बड़ी बहू पर आ जाएगी। वो बेचारी भी अकेले कब तक काम करती रहेगी? उसे भी तो कोई चाहिए ना, उसका दुख सुख बांटने वाला। कोई हो जो उसकी तबीयत ना ठीक हो, काम करने की इच्छा ना हो तो उसका हाथ बटा सके। बाबूजी, सिर्फ घर के काम कराने के लिए आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? अब तुझे जो समझना है समझ ले। मैंने 1-2 जगह बात चलाई है, जल्दी ही लड़की वाले तुझे देखने आएंगे। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान है, दिक्कत क्या है तुझे शादी करने में? एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तुझे। घर वालों के दबाव देने के कारण भैरव शादी के लिए तैयार हो जाता है और मालिनी नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही मालिनी शादी करके भैरव के परिवार का हिस्सा बन जाती है। शादी के बाद भाभी, सुबह के 10 बज गए हैं, नाश्ता कब बनेगा? मालिनी के मुंह से ऐसा सुनकर जेठानी कविता हंसने लगती है। क्या कहा तुमने, नाश्ता? अरे यहाँ कोई नाश्ता नहीं करता, यहाँ सीधा लंच बनेगा। क्या? कोई भी नाश्ता नहीं करता? फिर तो बड़े मज़े हैं आपकी। चलो, इसी बहाने हमारा थोड़ा काम कम हो गया। काम की बात सुनकर जेठानी एक बार फिर से हंसने लगती है। इतनी खुशफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। बस ज़्यादा देर की बात नहीं है, आज रात तक सब समझ जाओगी। 12 बजे छोटी बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, आप कहे तो अब खाना बना दे। अरे नहीं बहू, अभी भूख कहाँ लग रही है? 2-2:30 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाने वाला। खाना खाने का मज़ा तो तभी आता है जब पेट में बिल्कुल से चूहे कूद रहे हो। छोटी बहू को अपने ससुराल की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बड़े अजीब लोग हैं, सुबह से भूखे बैठे हुए हैं सबके सब। मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो कल से अपने लिए नाश्ता बना लिया करूँगी। मैं 2 बजे तक भूखी नहीं रह सकती। तभी उसकी जेठानी की आवाज़ सुनाई देती है, मालिनी आओ खाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर सब लोग अचानक से आ जाएंगे ना तो हम लोग खाना कैसे सर्व कर पाएंगे। जेठानी और देवरानी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। तो ऐसा कर, ये आटा गूंद ले, तब तक मैं सब्जियां काटती हूँ। अरे भाभी, इतना आटा? घर में सिर्फ 6 लोग ही तो हैं। इतना आटा तो 60 लोग में लगेगा। आप पूरे महीने का आटा मुझसे एक बार में ही गुथवाने वाली हो क्या? ऐसा ही समझ लो। लेकिन चलो अभी फटाफट हाथ चलाओ और आटा गूंद लो। अभी से काम पर लगेंगे ना, फिर भी हमें खाना बनाते बनाते 3:30 बज जाएंगे। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर खाना बना तो रहे थे, लेकिन देवरानी के मन में प्रश्नों की लाइन लगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिठानी 6 लोगों के छोटे से परिवार के लिए इतना बड़ा भगोना भर के सब्जी क्यों बना रही है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। भाभी, मैं 30 रोटी बना चुकी हूँ, लेकिन ये लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी और कितनी रोटी बनेगी? तुम तो 30 रोटी में ही थक गई। भाई खाना तो अभी शुरू हुआ है,
अभी तो सबने बस 5-5 रोटियां खाई हैं, इन्हें कम से कम 10 रोटी और लगेगी। है? ये कैसी बात कर रही हो आप? इंसान है कि दानव है? इतनी रोटियां कौन खाता है? तुम्हारे ससुराल वाले खाते हैं, और कौन खाता है? और जितनी जल्दी आदत डाल लोगी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये रोज़ का है। अभी तक मैं 60-60 रोटियाँ अकेले बनाती थी, अब हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तुम ना ज़्यादा घबराओ मत, 2-3 महीने में ही तुम्हें भी आदत हो जाएगी। और मैं कोई शादी से पहले किसी ढाबे पर काम थोड़ी ना करती थी, मैंने भी तो यहीं आकर बनाना सिखाया। और तुम सोचो, तुम्हारे पास तो मैं सब कुछ सिखाने के लिए पहले से यहाँ पर हूँ। मैंने तो सब कुछ अकेले अकेले सीखा है। भाभी, ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो अब सोच सोच कर घबराहट हो रही है। जिस तरह से ये लोग खा रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरी आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाएगी। देखो मालिनी, अगर मैं तुम्हें बता देती कि यहाँ पर सब लोग एक नंबर के भुक्खड़ हैं, तो तुम क्या यहाँ शादी करके आती? और मैं क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगी? अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हें तो 30 रोटी बनाने के नाम से ही चक्कर आने लगे, और मैं तो अकेले ही इतने सालों से काम करती आ रही हूँ। आखिर मुझे भी तो कोई चाहिए था ना जो इन कामों में मेरा हाथ बटा सके। हाँ भाभी, ये बहुत अच्छा है। आपको मदद के लिए कोई चाहिए था, इसलिए आपने मेरी बलि चढ़ा दी। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, ये आपने अच्छा नहीं किया। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन मालिनी को अभी तक इतना सारा खाना बनाने की आदत नहीं हुई थी। एक दिन, भाभी आप मुझे एक बात बताओ। मैं मानती हूँ कि आप अकेले इतना सारा काम कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपने देवर की शादी कर देना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अरे, आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए था। क्या सोल्यूशन निकालती मैं इस प्रॉब्लम का? सबको पेट पर पट्टी बांधकर सोने का हुक्म दे देती? क्या कर सकते हैं जब इन लोगों की भूख ही इतनी है? तो ऐसा कुछ नहीं है भाभी, इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अरे, इंसानों की तरह खाना खाना आता ही नहीं है इस घर में किसी को। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि दोपहर 2 बजे तक भूखा रहने की ज़रूरत क्या है? और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो खाने पर ऐसे टूट पड़ो जैसे जंगली जानवर अपना शिकार देकर उस पर टूट पड़ते हैं। देखो भाभी, अभी इस घर में 2 वक्त खाना बनता है, लेकिन उस 2 वक्त में ही सब लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जिससे उसके बाद कभी खाना मिलने ही नहीं वाला। हमें घर में सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। हम अब से दिन में सबको 6 बार खाना देंगे। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनेगा, सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद 11 बजे सब लोग फ्रूट्स खाएंगे। फिर दोपहर में लंच। फिर इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स। फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स। फिर रात को हल्का डिनर, और सोने से पहले सबको 1-1 ग्लास दूध। इस तरह से दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाते रहने से सबको अपनी भूख मैनेज करने का तरीका आ जाएगा, और ये लोग जानवरों की तरह खाना खाना बंद कर देंगे। तुझे लगता है तेरी बात कोई सुनेगा इस घर में? देखो भाभी, हम लोगों को स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा, वरना हम तो रोटी बेलते बेलते ही पागल हो जाएंगे एक दिन। अरे, हम इस घर की बहू हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी ज़िंदगी रोटी बनाने का ठेका ले लिया है हमने। हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? यहाँ तो सुबह उठो तो दिमाग में बस रोटी ही घूमती रहती है। तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर, सबका डाइट चार्ट बना दे। हम उसको किचन के दरवाजे पर लगा देते हैं और साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं कि अब से खाना इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये 10-10, 20-20 रोटी खाने का समय अब चला गया। अगले दिन, अरे बहू, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा इतने सालों से चल रहा है वैसे चलने दो। अरे, खाते हैं तो अपनी कमाई का खाते हैं, किसी को क्या तकलीफ़ है मेरे बेटों के खाने से? किसी और को क्या तकलीफ़ होगी माँ जी? हमें तकलीफ़ है, क्योंकि बनाना तो हमें पड़ता है। हम दोनों ने मन बना लिया है कि अब या तो खाना इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा, या फिर आप लोग अपने लिए कोई और इंतज़ाम देख लो। हम दोनों अब इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। दोनों बहुओं के बिगड़ते हुए तेवर को देखकर परिवार में सभी लोग बहू के टाइम टेबल के अनुसार खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह, मालिनी, लाओ बेटा, दिखाओ क्या नाश्ता बनाया है तुमने। बस बाबूजी 5 मिनट में ला रहे हैं। स्वादिष्ट गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं। दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर सबको थाली में पोहे परोस कर दी जाती है। अरे कविता, और ले आओ भाई, इतना तो मेरे दांतों में ही चिपक गया। बस इतना ही मिलेगा आपसे। ये ठूस ठूस के खाने की आदत आप लोगों को छोड़नी है। नाश्ता नाश्ते की तरह ही किया जाता है, और वैसे भी थोड़ी देर के बाद आप लोगों का सेकंड मील भी आ जाएगा। बहू की बात सुनकर आधे पेट खाकर ही बेमन से पूरा परिवार डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। 2 घंटे बाद, माँ जी, बाबूजी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, आप लोगों की फ्रूट सलाद तैयार हो गई है। बहू की आवाज़ सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे, ये तू क्यों कहती है कि तूने खाने के लिए बुलाया है? ऐसा बोल के सूंघने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम लोग कुछ बनाते तो हो नहीं। 4-4 टुकड़े लाकर हमारे सामने रख देते हो।
अब इसे खाए कि सूंघे? अरे माँ जी, फल तो ऐसे ही खाए जाते हैं ना। आपने कभी सुना है कि किसी ने 5 किलो सेब एक साथ खा लिए हो? अभी आप लोग फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप लोगों की भूख शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद मालिनी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही है, आप लोगों को वो खाने को मिलेगा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स के नाम पर 2-2 बादाम लाकर रख देना हमारे सामने। आई पड़ी ड्राई फ्रूट्स वाली। माँ जी, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो पूरे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपने कभी सोचकर देखा है कि हमारे परिवार में रोटी के अलावा कोई और कुछ खाने की बात ही नहीं करता? ना तो हमारे डाइट में फ्रूट है, ना ड्राई फ्रूट्स, ना सूप, ना सलाद। बस दिन के दोनों टाइम 20-20 रोटियां और कटोरा भर की सब्जी, यही नज़र आता है सबको। अगर स्वस्थ रहना है ना, तो हमें अपने डाइट में रोटी सब्जी के अलावा फल, सलाद, दूध, हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करना चाहिए। और शुरुआत में आप लोगों को दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में आप लोगों को अपनी सेहत में सुधार दिखने मिलेगा। अरे बहुत अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं हम। बिना बात तुम दोनों परेशान हो रही हो। मैं तो कह रहा हूँ जैसा चल रहा था वही बढ़िया था। कम से कम पेट भर के खाना तो मिलता था। नहीं बाबूजी, खाना तो अब इस घर में हमारे अनुसार ही बनेगा। बहुत कर लिया आप लोगों ने अपनी मनमानी। रात को 10 बजे। छोटे तेरे फ़ोन में वो है क्या जिससे खाना मंगाया जाता है? ज़ोमैटो की बात कर रहे हैं क्या बाबूजी आप? अरे हाँ वही बेटा। तो ऐसा कर, कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगा दे। अरे तुम दोनों की बीवियों ने तो बस 2 रोटी दी है खाने के लिए। पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे तो। सही कह रहे हो बाबूजी आप। भूख से मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। मैं अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। दोनों भाई मिलकर ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर देते हैं। रात के 10:30 बजे मालिनी रसोई की सफाई और सबके लिए दूध गर्म कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बज जाती है। बड़ी बहू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने ज़ोमैटो वाला डिलीवरी लेकर खड़ा है। अच्छा, तो ये लोग बाज़ार से मंगा कर खाना खा रहे हैं। लेकिन मैंने भी इनकी आदत ना सुधार दी तो मेरा नाम भी कविता नहीं। भैया, हम लोग तो खाना खा चुके हैं। आप ऐसा करिए, ये खाना हमारी तरफ से आप रख लीजिए। बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। ये खाना मैं अपने घर ले जाता हूँ। कुछ देर बाद। अरे कविता, कुछ देर पहले घंटी बजी थी, डिलीवरी वाला खाना नहीं देकर गया क्या? डिलीवरी वाला खाना तो लाया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। आप लोग ये समझने की गलती मत करना कि हम घर में आपकी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप बाहर जाकर खाना खा लोगे। आज आपके पैसे वेस्ट हो गए। अगर चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो तो बाहर से खाना ऑर्डर करने की गलती मत करना। पत्नी की बात सुनकर वो बेचारा अपना सर पीट लेता है। लीजिए भैया, दूध पी लीजिए और आराम से सो जाइए। आपको पता है, गुनगुना दूध पीने से अच्छी नींद आती है। अरे यहाँ हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम्हें नींद की पड़ी है। खाली पेट तो मुझे नींद आने से रही। कोई बात नहीं, जैसे हमें 60 रोटी बनाने की आदत पड़ गई थी ना, वैसे ही थोड़े दिनों में आप लोगों को भी 3 रोटी खाकर पेट भरने की आदत पड़ जाएगी। परिवार के सदस्य बार बार कोशिश करते हैं कि वो छुप छुप कर बाजार का बना हुआ खाना खा ले, लेकिन हर बार वो दोनों बहुओं की पकड़ में आ जाते और इसी खींचतान के बीच 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन, भैया वैसे अब मुझे महसूस होने लगा है कि भाभी और मालिनी ठीक ही कहती हैं। जब से हम लोगों ने ये हेल्दी खाना खाना शुरू किया है, शरीर बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। वरना पहले मैं इतना खा लेता था कि बाद में गैस और एसिडिटी से पूरा दिन परेशान रहता था। अपच ने तो जैसे सालों से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा था, लेकिन अब ना बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ छोटे, थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अब मुझे बिना ये डाइट प्लान अच्छा लगने लगा है। कविता और मालिनी के टाइम टेबल के बेनिफिट्स को देखते हुए सभी लोग हेल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं और दोनों बहुओं का 6 वक्त के खाने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है।